नमस्कार सभी को, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं मेरा चैनल गणित ज्ञान बाय पंकज सर। तो मैं एक और वीडियो लेकर आज आपके सामने हूँ। तो जैसे मैंने आपको कहा था मुझे टाइम बहुत कम मिलता है, तो आज जो है मैंने देखा लास्ट वीडियो जो मैंने डाली थी, तो लोगों ने उस पर बहुत ज़्यादा कमेंट्स करे हैं, बहुत सारी क्वेरीज लोगों की हैं। तो थोड़ा सा मुझे लगा कि शायद एक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बीइंग द मेंबर ऑफ EMRS इंस्टीट्यूशन, थोड़ी मैं अगर आपकी हेल्प कर सकूं क्वेरीज तो आज लूं। फ़िलहाल टाइम इतना नहीं है, तो मैं काम करते करते ही आपकी हेल्प, आपके जो क्वेरीज उनका आंसर करूंगा। तो इस वक्त जो है यहाँ पे 7:45 हो रहे हैं। तो मैं आपको आज का दिनचर्या अपना बताऊं तो सबसे पहले सुबह 9 बजे के करीब हमारा जो है 8:30 बजे हमारा जो है स्कूल स्टार्ट हुआ, असेंबली, एंड देन प्रॉपर आपकी एकेडमिक क्लासेस चलती हैं। 2 बजे जो है वो हमारी एकेडमिक क्लासेस ख़त्म हो जाती हैं। 2 से 3 हमें ब्रेक होती है, लंच ब्रेक। और 3 से 4:30 या 4:15 इस तरह हमारे जो है वो रेमेडियल क्लासेस चलती हैं, और फिर 6 से 7 हमारी रेमेडियल क्लासेस चलती हैं। मेरी 3 से 4 वाली आज रेमेडियल क्लास नहीं थी, और मतलब हर टीचर का अपना एक टाइम टेबल रहता है, उसके अकॉर्डिंग उसको क्लासेस अटेंड करनी होती हैं। और मेरी जो रेमेडियल क्लास थी वो आज 6 से 7 थी। तो मैं लंच ब्रेक के बाद थोड़ी सी रेस्ट करी और फिर वर्कआउट करा, जो मुझे लगता है यहाँ के मौसम के हिसाब से और यहाँ की जो कंडीशंस हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को फिट रखें। और उसके बाद फिर मैं क्लास लेने गया। हाँ, और आज जो है एक और बड़ा अपडेट जो है, जिन लोगों का भी रुझान जो है वो टीचिंग की तरफ है, जो टीचिंग में करियर बनाना चाहते हैं, वो सब जानते होंगे कि आज क्या हुआ है। तो KVS ने भी अपनी तरफ से जो है बमबारी करना शुरू कर दी आज। तो काफ़ी खुशी मिली। और आप में से बहुत सारे लोग जो होंगे वो ऑब्वियसली KVS की प्रेपरेशन कर रहे होंगे। बीच में आपको EMRS दिख गया तो आपने उसके भी फॉर्म भरे होंगे। तो मतलब EMRS तो आपने फॉर्म भर दिया होगा, अगर आप मेरी वीडियो पे हैं तो डेफिनेटली आपने फॉर्म भरा होगा। नहीं भरा है तो आप KV और NVS जो कंबाइन करके अभी वैकेंसी आएगी कल से, उसकी जो है वो हम जो है फॉर्म भर सकते हैं। तो उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे बाद में। फ़िलहाल मैं आपको EMRS से ही रिलेटेड बात करूँगा। तो ये शेड्यूल मेरा रहा, और अभी मुझे जो है अभी यहाँ पे आके मुझे डिनर बनाना है। लंच जो है मैंने वो मेस में कर दिया था, स्कूल की मेस में। और लंच मैं मोस्टली जो है वो स्कूल मेस में ही करता हूँ। ब्रेकफास्ट और डिनर में खुद बनाना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि अपने हिसाब से आप जिस तरह से चाहें बना सकते हो, क्योंकि टाइम आपके पास सुबह और शाम को ही होता है। तो चलो अभी चलते हैं किचन की तरफ और कुछ बनाते हैं आज। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको रूम का जो है वो व्यू दिखा देता हूँ। तो गाइज ये है मेरा रूम। बड़ा कोई मैनेज किया हुआ लग नहीं रहा है, क्योंकि लाइफ ऑफ बॉयज़, लेकिन फिर भी बेहतर है। जो मेरा पहले रूम यहाँ पे मैंने लिया था लाहौल में आके, उससे कई गुना बेटर है। हाँ, और जैसे जैसे वीकेंड पास आता है तो रूम में जो कचरा है वो बढ़ते जाता है, और आप देख सकते हो इस वक्त काफ़ी मैसी लग रहा है। तो संडे को जब टाइम मिलता है तो मैं फिर इसको अपने हिसाब से सही से बना लेता हूँ। तो मैं अपने रूम की बात करूँ तो ये मेरे को जो मतलब रेंटेड रूम जो मैंने लिया हुआ है, इसमें एक अटैच वॉशरूम है, और ये डबल बेड था तो मैंने अपने सुविधा अनुसार इसको सिंगल कर दिया हुआ है। और ये फ़िलहाल थोड़ा सा कपड़े यहाँ पे बिखरे पड़े हैं। ये स्टडी टेबल है, और इसके साथ आपका अलमीरा है। एंड देन अब मैं आपको ले चलता हूँ किचन की तरफ। यहाँ पे ठंड इस वक्त, अगर मैं आपको बता दूँ टेम्परेचर कितने, तो -3 डिग्री टेम्परेचर है इस वक्त। ये साइकिलिंग के लिए। और ये है मेरा किचन, काफ़ी मसी है। थोड़ा मेरे को उसको मैनेज करके और फिर मैं जो है अपना डिनर बनाना शुरू करूँगा। तो चलो अब डिनर की तरफ। तो गाइस फाइनली मैंने अपने जो बर्तन हैं वो धो दिए, और अब मैं कुकिंग करूँगा। कोई सब्जी देखेंगे, बनाएंगे अभी। तो काम करते करते मैं आपकी क्वेरीज जो है वो उनको भी लेता हूँ, एड्रेस करूँगा। तो आप सबसे पहले तो ये देखो द काइंड ऑफ लाइफस्टाइल आई हैव एट द मोमेंट। अगर आप इस तरह की लाइफस्टाइल को एंजॉय कर सकते हैं जो कि मैं कर रहा हूँ, तो आपके लिए ये हमारे इज अ ब्रिलियंट थिंग। आप मतलब द बिगेस्ट चेंज विच आई हैव सीन इन मी आफ्टर ज्वाइनिंग EMRS कि मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ यार। मतलब ये सब मैंने कभी नहीं किया था। आई मीन जस्ट लुक एट माई किचन, लुक एट दिस।
दिस वाज नेवर इन माय डोमेन। लेकिन ये आपको, ये लाइफ स्किल्स हैं और ये आपको आनी चाहिए। मतलब घर पे कब तक पड़े रहोगे यार? बड़े सारे लोग पूछ रहे होंगे घर से दूर है ये वो सब, तो यार घर पे तो थे ना, अभी तक आप घर पे ही हो ना अभी तक। तो ऑब्वियसली कुछ बड़ा चाहते हैं लाइफ में, तो आपको निकलना हो घर से। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि आ, मतलब गर्ल्स के लिए किस तरह से है यहाँ पे, क्या ये सेफ है एंड ऑल। तो यार सब सेफ है। आई मीन अगर यहाँ पे लोग, यहाँ पे दुनिया पॉसिबल है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे फीमेल्स सरवाइव करती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, सब सही है। घर से निकलो, सब कुछ सही है, सब कुछ मैनेज हो जाता है। थोड़ा टाइम लगता है, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 1 महीना लग सकता है, 2 महीने लग सकते हैं। देन जब वो सैलरी आती है ना अकाउंट में 1 लाख के ऊपर, तो ये सब आपका जो है बैलेंस हो जाता है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है आज के समय में अगर आपको कोई बड़ी जॉब मिलती है। तो इसलिए आप प्लीज़ मेहनत करें और ये मत सोचें कि मुझे कौन सी जगह पोस्टिंग मिलेगी, वहाँ पे कैसी कंडीशंस होंगी एंड ऑल। तो ये सब मत सोचें, आप मेहनत करें। पहले आपको जॉब लेनी है, फिर आप सोचें भाई पोस्टिंग जब आपकी आएगी, हाथ में आपका जॉइनिंग लेटर होगा ना, तब आप ये डिसाइड करें कि मुझे इस जगह जाना है कि नहीं जाना है। वो होता है ना, कुछ लोग मतलब लाइफ में कुछ जिन्होंने 40 कौड़ी नहीं कमाई होती है और वो कहते हैं कि नहीं यार लाइफ में पैसा कमा के क्या करना है, उनका हक नहीं बनता ये बोलने का। पहले आप कमा लो, फिर आप बताओ लोगों को कि हाँ भाई इसका कोई ज़्यादा खास यूज़ नहीं था, बस लिमिट में होना चाहिए। जब आपके पास नहीं है तब आप वो चीज़ बोलोगे तो वो लगेगा कि हाँ भाई ये कमा नहीं सकता है, तो पहले ही मतलब खुद को मतलब डिनाई कर रहा है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। तो अब मैं खाना बनाना शुरू करूँगा और साथ साथ में आपकी क्वेरीज लेंगे। तो अब मैं साथ साथ में खाना बनाऊँगा और इसको कहते हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग, के बढ़िया से ऑफिस में बैठ के या पीछे स्क्रीन लगा के आपको लोग बता रहे होंगे यूट्यूब पे इस वक्त ऐसा है, इमरस में ऐसा है, वैसा है, पढ़िए, ऐसा करिए, वैसे करिए। लेकिन एक ग्राउंड रिपोर्टर होता है। तो आप इस वक्त एक ऐसे आदमी को देख रहे हैं जो इस वक्त इमरस में काम कर रहा है एज अ पीजीटी मैथमेटिक्स। तो हाँ, तो बात करें, यहाँ पर तकरीबन 5 किलोमीटर दूर एक मार्केट है, वहाँ से तकरीबन सारा सामान मिल जाता है। ये जो आप वुलन क्लॉथ मेरे पे देख रहे हैं, ये मैंने वहीं से ली है। मतलब सब ज़रूरत की चीज़ें वहाँ से मिल जाती हैं। तो अब थोड़ा सा बता दूं कि क्या बनाने वाला हूँ, बताना चाहिए। तो सुबह मैंने जो है आटा गूंद के रखा था स्कूल जाने से पहले, ये देखिए। तो ये अभी काम आ जाएगा। दिस इज़ नॉट अ फूड ब्लॉग एट ऑल, बट स्टिल। और अभी मैं स्क्वैश बनाने वाला हूँ, तो साथ में इसको बनाते जाएंगे और आपसे बातें भी करते जाएंगे। तो कुछ क्वेरीज मैंने सबसे पहले देखी कि मैं उसी पॉइंट पे आता हूँ कि लोग कह रहे थे कि क्या ये फीमेल्स के लिए ठीक है। तो फीमेल्स के लिए बिल्कुल सही है। अगर मैं बात करूँ अभी हमारे स्कूल में जो नए टीचर रिक्रूट, जो 2 साल पहले वाली वैकेंसी आई थी, उसमें अगर हम देखें तो 4 हमारे मेल टीचर आए हैं और 4 जो फीमेल टीचर स्कूल में आए हुए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि फीमेल्स को जॉब मिलेगी तो वो छोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल भी। तो ये डाउट आप बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दें कि फीमेल के लिए अच्छी जगह नहीं होगी या आपको सेफ्टी फील नहीं होगी। हाँ, अभी दिक्कत ये है कि कुछ स्कूल जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, क्वार्टर्स शायद अवेलेबल ना हो, तो हो सकता है थोड़े दिन आपको बाहर जो है वो रेंटेड रूम लेकर रहना पड़े। लेकिन फिर भी वो आपकी तरह और भी टीचर्स वहाँ होंगे, तो आप मिलकर वो रूम ले सकते हैं, 2 या 3 फीमेल टीचर्स, या फिर कुछ भी मतलब लोकेलिटी में आपको मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको टेंट लगा के रहना पड़े, ऐसा कभी नहीं होगा। तो ऑब्वियसली वो स्कूल भी आपके लिए कुछ ना कुछ वहाँ पे करेगा। तो वो आप बिल्कुल बेफिक्र रहें कि फीमेल्स के लिए ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। आपको बताया था मेन बस वही होता है कि रिमोट एरिया होते हैं। आप जो घूमने के शौकीन लोग होते हैं, जो स्मार्ट सिटीज से आते हैं, उनके लिए दिक्कत होती है कि भाई आपको बिल्कुल पैक्ड बंद रहना पड़ता है। और मतलब रिमोट एरियाज हैं, गांव के एरियाज ज़्यादा होंगे, तो फिर वो चीज़ें आपको नहीं देखने को मिलेंगी। तो बात करते हैं आपकी प्रेपरेशन को लेके। तो तकरीबन अगर मैं बात करूं इस वक्त, तो आपके पास यही कोई 1 महीने का समय है। तो आप अपनी जनरल पेपर की तैयारी बिल्कुल सही से कर रहे होंगे, आई होप। और मैं आपको, जो मेरे नॉलेज में था, मैंने आपको बताया था कि क्या क्या बुक्स आप ले सकते हैं। फिर से किसी का मैसेज आया था शायद से, आई मीन किसी का कमेंट आया था कि टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए कौन सी बुक रखें। तो मैंने बताया था आपको, हिमांशी सिंह की बुक मैंने प्रेफर करी थी अपने टाइम पे। सी टेट और एस टेट के उसमें सारे सॉल्व पेपर जो वो होते हैं प्रीवियस ईयर के, तो वो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। क्योंकि एक तो आपको एमसीक्यूज मिलेंगे,
और वो आपको एक यूज टू करेंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और बाकी आप थ्योरी में कुछ पढ़ना चाहते हैं अच्छे से, देखो मैक्सिमाइज कितना करेंगे आप अपनी प्रेपरेशन को, इसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है ना। तो मैं बात वो करूँगा जो शॉर्ट हो और जो काम कर जाए, ठीक है ना। मैं अपने सब्जेक्ट में बहुत अच्छा था, अगर जब मैं एग्ज़ाम की बात करूँ या मेरिट्स की बात करूँ तो मैं अपने सब्जेक्ट में बहुत सही था, लेकिन मेरे को जनरल पेपर में हमेशा दिक्कत होती थी। मेरा एनवीएस भी उसी वजह से रह जाता था और केवी का वो इशू रहा था। तो मैंने फिर भी कोई खास मेहनत नहीं करी थी जनरल पेपर में भी। तो मैं लेकिन आपको यही कहूँगा कि आप जनरल पेपर अच्छे से करें। और एक बात और आप लोगों के दिमाग में आ रही होगी कि जैसे आज केवी का भी जो है नोटिफिकेशन आ गया कि उसके एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम का तो नहीं आया लेकिन फॉर्म जो है वो कल से आप 14 नवंबर 2025 से 4 दिसंबर 2025 तक भर सकते हैं। तो कुछ लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि अब किसकी प्रेपरेशन करें। तो मेरे ख्याल से ये सोचना बिल्कुल फिजूल है। मेरे को लगता है कि बिल्कुल पैटर्न एग्जैक्टली सेम होगा केवी में, और केवी और एनवीएस जो कंबाइन आपकी वैकेंसी आएगी अभी। चिंता बिल्कुल बेकार है। जिस तरह का पैटर्न आपको ईएमआरएस में देखने को मिला है इस बार, जो चेंज हुआ था कंपेयर टू जब हमने एग्जाम दिया था, तो ऑब्वियसली मुझे जो लग रहा है वो बिल्कुल ऐसा ही आपको केवी में देखने को मिल सकता है। हाँ, नेगेटिव मार्किंग का कुछ कह नहीं सकते क्योंकि लास्ट टाइम मतलब उससे पहले भी जब भी केवी के एग्जाम होते रहे हैं नेगेटिव मार्किंग नहीं होती उसमें। तो अब ये हो सकता है कि वो ये एक मेजर चेंज करें, जबकि ऐसा केवी ने कभी करा नहीं है। लेकिन अब इस बार उनके साथ एनवीएस जुड़ा है और एनवीएस में नेगेटिव मार्किंग होती थी, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि नेगेटिव मार्किंग जो है वो होगी। मुझे यही लग रहा है कि टायर उसमें भी होंगे, टायर 1 टायर 2 जिस तरह से, और पैटर्न और एग्जाम का जो सेक्शंस आपने देखे हैं वो मेरे को लगता है बिल्कुल सेम रहने वाले हैं। तो आप किसी की भी तैयारी करें तो आपको जो है वो तीनों की ही आपकी तैयारी हो जाएगी। ऑब्वियसली आपका ईएमआरएस पहले हो रहा है तो ये आपको बहुत हद तक हेल्प करेगा केवी में भी। तो इसलिए आप अपनी तैयारी बिल्कुल भी मतलब ढीली ना करें कि ये मैं ईएमआरएस के हिसाब से पढ़ता हूँ, ये मैं केवी के हिसाब से पढ़ता हूँ। तीनों का बिल्कुल सेम पैटर्न है। अगर मैं डिफिकल्टी लेवल बोलूँ सब्जेक्ट का, तो अ, तीनों एग्जाम देने के बाद मैं ये बोलता हूँ, देखो अब जो एग्जाम आपका क्रैक हो जाता है आपको लगता है कि शायद वो सबसे इजी रहा हो और बाकी टफ थे, मैं इजी मैं केवी को कहूँगा। अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूँ तो केवी मुझे ठीक ठाक मतलब इजी टू मॉडरेट लगा था। मॉडरेट टू डिफिकल्ट मेरे को एमवीएस और ईएमआरएस लगा था। मैं दोनों में से किसी एक को चूज नहीं कर पाऊंगा। ईएमआरएस मेरे लिए वर्क कर गया तो मैं शायद उसको बोलूँ कि हाँ ये इजी था, और एनवीएस टफ था। तो केवी दोनों के कंपैरिजन में इजी होता है अभी तक जितना मैंने देखा है। जितने पिछले पेपर भी आप देखोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि नेगेटिव मार्किंग पहले नहीं होती थी। तो अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं तो आप तीनों ही स्कूल्स की वैकेंसी को ऐड करके मान लें कि आपके पास उतनी सीट्स हैं लड़ने के लिए। अगर मैं पीजीटी मैथ्स की बात करूं तो पीजीटी मैथ्स में शायद से अभी 135 टेंटेटिव वैकेंसी बताई जा रही है केवीएस एनवीएस में। और अगर आप ईएमआरएस की भी मिलाएं तो ये सारी मिलाकर जो है ना इतनी वैकेंसी है आपके पास। एग्जाम कोई भी आपका कोई भी क्रैक और जॉब आपको तीनों में ही एक जबरदस्त मिलने वाली है। हाँ, एनवीएस और ईएमआरएस में आपको रेजिडेंशियल स्कूल मिलेंगे और केवीएस एक डे स्कूल है। तो एक पॉजिटिव जो एक मेजर बेनिफिट आपको केवीएस में लगकर मिल सकता है वो ये है। तो इसलिए ऑब्वियसली सबकी प्रेफरेंस पहली वाली जो है वो केवीएस ही होगी और होती है। तो लेकिन जब कुछ नहीं है एट द मोमेंट तो आपको तीनों में से कुछ भी मिलता है, इट विल बी द बेस्ट फॉर यू। तो आप तीनों में बिल्कुल जी जान से मेहनत करें। आप एक ही तरह की तैयारी करेंगे और तीनों में वर्क करेगी, तो इसलिए आप पे ज़्यादा प्रेशर होना नहीं चाहिए। कुछ क्वेरीज आपको डोगरी को लेके आई थी, आई थिंक कुछ लोग जम्मू कश्मीर से हैं। पहले तो उन लोगों को नमस्कार मेरी तरफ से। आई मीन अपने लोग अपने ही होते हैं। तो जम्मू कश्मीर वालों के लिए इतना कहूँगा यार कि देखो मैंने डोगरी ली थी तो मैंने लास्ट में उसके लिए रिग्रेट किया था, क्योंकि देखो आप बोल रहे हैं किसी लैंग्वेज को, इट्स वेरी डिफरेंट थिंग देन कि उसका एग्जाम देना। तो बोलने तो बड़ी आसान होंगी डोगरी, लेकिन जिसलै लिखना पौंदा ना तुसें अद्धे वर्ड समझ नहीं आने कि केह् पुच्छा दा। जे मिगी पुच्छा दा कि सूए दा मतलब केह् होंदा, ते कोई बड़ा गै पुट्ट ग्राई होड़ा जेह्का उसी पता लग्गे ना सूआ होंदा लाल, तो ये चीज़ मिगी पता लगी उत्थै। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपकी हिंदी थोड़ी ठीक है ना तो रीजनल भी हिंदी ले लो यार। रीजनल से पोस्टिंग का कोई मतलब नहीं है। अब देखो मैंने जो है वो डोगरी ली थी, लेकिन इसकी गारंटी नहीं थी कि डोगरी लेने के बाद मेरे को
जो है JNK ही मिलता। और JNK के किसी भी, अगर मैं JNK की बात करूं, JNK के कोई भी स्कूल, जितने भी 4 या 5 जो भी हमारे फंक्शनल स्कूल हैं JNK में EMRS के, वो ऐसी लोकेशन में है ही नहीं जहाँ पे रीजनल लैंग्वेज डोगरी है। तो फिर डोगरी का क्या बेनिफिट था उसमें? तो आप बिल्कुल ये सोचे ही ना है कि रीजनल लैंग्वेज से आपका कोई मतलब है वहाँ पे। पीजीटी में तो रीजनल लैंग्वेज का इशू है नहीं, आपको हिंदी इंग्लिश ही करनी है, लेकिन टीजीटी में देखो अब तो आपने फॉर्म भर दिया होगा और आपने वो लैंग्वेज पिक कर दी होगी, तो जो भी आपने लैंग्वेज ली है उसको थोड़ा पढ़ो, क्योंकि आपने क्वालिफाई करनी है। बट हाँ, उसको रिलेट मत करो कि आपकी पोस्टिंग उस लैंग्वेज के हिसाब से होगी। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दो कि हम जो लैंग्वेज हमने पिक करी है उसी हिसाब से हमको रीजन मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये डाउट आपका बिल्कुल अब क्लियर होना चाहिए। अच्छा, तो अब बात करते हैं, कुछ लोग ये मेरे को पूछ रहे हैं बार बार कि आपके स्कूल में वैकेंसी किस हिसाब से है, मतलब इस वक्त कितनी वैकेंट पोस्ट हैं टीचिंग की। तो देखो, पहली चीज़ तो स्कूल के बारे में पता मत करें, क्योंकि उसका कोई आपको बेनिफिट नहीं होगा। आपको पता ही नहीं है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी, आप ये पता नहीं लगा सकते। बट हाँ, कुछ के दिमाग में ये होता है कि चलो पहली पोस्टिंग कहीं पे भी होगी और बाद में अगर हम वापस से अपनी स्टेट पे आते हैं तो शायद मुझे कल ये स्कूल मैं प्रेफर करूँ मिल जाए। तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में हो सकता है और ये शायद वर्क भी करे। तो इस हिसाब से आप अगर पूछने तो बता दूं आपको, जैसे हमारे स्कूल में अगर मैं बात करूं तो 52 जो है वो स्टाफ स्ट्रेंथ होनी चाहिए किसी भी EMRS में जो फुल स्ट्रेंथ में चल रहा है। अब बात आती है फुल स्ट्रेंथ मतलब क्या है। EMRS का फुल स्ट्रेंथ मतलब ये होता है कि हर क्लास में 60 बच्चे होने चाहिए। अपने स्कूल की बात करूं अगर मैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं होने के कारण या कमी होने के कारण अभी जो है वो हाफ स्ट्रेंथ यहाँ पे चल रही है। तो हर क्लास में आपको 30 बच्चे मिलेंगे, तो ऑब्वियसली आपको स्टाफ भी आपको आधा मिलेगा। तो अगर मैं टीचिंग नॉन टीचिंग दोनों मिला दूं तो 26 के अराउंड हमारे पास इस वक्त जो है स्टाफ है। टीचिंग की बात करूं तो पीजीटी मैथ यहाँ पे जैसे मैं हूँ, एक पीजीटी मैथ की वैकेंसी ऑब्वियसली यहाँ पे है। जब ये फुल स्ट्रेंथ हो जाएगा तो आपको एक पीजीटी मैथ भी यहाँ पे चाहिए होगा। टीजीटी मैथ यहाँ पे दोनों चाहिए। एक टीजीटी मैथ टीचर यहाँ पे है लेकिन वो कॉन्ट्रेक्चुअल है, तो ऑब्वियसली जो परमानेंट वैकेंसी हम बोलते हैं वो दो यहाँ पे टीजीटी मैथ्स के लिए है। ऐसे आपको टीजीटी साइंस के लिए दो मिलेंगी, टीजीटी इंग्लिश के लिए दो हैं, पीजीटी इंग्लिश के लिए दो हैं, पीजीटी फिजिक्स के लिए यहाँ पे दो हैं, पीजीटी केमिस्ट्री के लिए एक है, और म्यूज़िक के लिए भी शायद से एक वैकेंसी यहाँ पे है। एक ऑलरेडी हमारे पास टीजीटी म्यूज़िक टीचर हैं जो कि परमानेंट हैं। और उसके बाद तो बात करें हिंदी सब्जेक्ट की, तो यहाँ पे पीजीटी हिंदी है और टीजीटी हिंदी है, तो एक एक वैकेंसी टीजीटी और पीजीटी की भी यहाँ पे है। बट बात वही है, जब ये फुल स्ट्रेंथ वर्क कर जाएगा तब ऐसा होगा। मुझे लगता है तभी पूरा स्टाफ जो है वो नेक्स्ट यहाँ पे भेजेगा। नेक्स्ट मतलब जो हमारी अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है। तो अभी के लिए मैं कह नहीं सकता कुछ, बट आप मान के चलें कि एक एक वैकेंसी हर सब्जेक्ट में यहाँ पे है। तो ये सब आ गया। बाकी कोई भी सब्जेक्ट आप ले लो, जैसे किसी ने पूछा था कि कंप्यूटर जो टीचर है उसकी लाइफ कैसी है यहाँ पे। तो देखो, एक बड़ा सिंपल सी मैं आपको चीज़ बताता हूँ। ये सीबीएसई स्कूल में ज़्यादातर होता है। अगर कोई स्टेट के स्कूल में पढ़ाता है तो उसको ये चीज़ फील नहीं हुई होगी, ना उसको पता होगा। लेकिन सीबीएसई के जो स्कूल होते हैं ना, वहाँ पे क्या होता है कि आपको वर्कलोड इक्वली डिवाइड करना होता है ना। जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है आपके स्कूल की, वो पूरा वर्क जो है ना सबको इक्वल डिवाइड करता है। अब ऐसा नहीं है कि कोई टीजीटी म्यूज़िक टीचर है तो वो सिर्फ म्यूज़िक क्लास लेकर उसका काम ख़त्म, कि उसको क्या रिमिडल क्लास लेनी है, उसको क्या ट्यूशन क्लास लेनी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको पूरा काम बांटना है। अब रिमिडल क्लास में ऐसा नहीं है कि अब रिमिडल क्लास किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की है। वो क्या है, काइंड ऑफ बच्चे जिसमें रिवाइज करेंगे, जो उन्होंने एकेडमिक और में पढ़ा उसको रिवाइज करेंगे। तो रिवाइज करने के लिए क्या है, जस्ट टीचर को वहाँ पे सुपरविजन करनी है, तो वहाँ पे कोई भी टीचर चलेगा। तो ऐसा होता है जब भी कोई ड्यूटी बांटी जाती है, तो ऐसा नहीं कि आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक उसको देखकर वो बांटी जाए। वो स्कूल का पूरा जो बर्डन होता है वो इक्वली बांटा जाता है। बर्डन होता है स्कूल का, वर्कलोड जो होता है स्कूल का, वो इक्वली बांटा जाता है, इवनली बांटा जाता है सब में। तो ऐसा कहीं नहीं कि कंप्यूटर टीचर है तो उसका वर्कलोड कम होगा। अगर उसकी क्लासेस कम है, उसके पास बच्चे कम है, सपोज मान लो 11th-12th में बच्चों ने कंप्यूटर कम लिया। हमारे स्कूल में तो कंपलसरी है कंप्यूटर सब्जेक्ट लेना फ्रॉम 6 ऑनवर्ड। लेकिन अब मान लो किसी स्कूल में ऐसा हुआ कि 11th-12th में किसी ने आईटी नहीं लिया, लेकिन स्कूल में क्या है, आपका पीजीटी कंप्यूटर का टीचर है, कंप्यूटर साइंस का सपोज। तो ऐसा नहीं कि उसको अब बच्चे नहीं है तो वो क्लास में आके स्वेटर बुनेगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो उसको कहीं ना कहीं और एडजस्ट किया जाएगा। तो वो क्या करेगा, वहाँ पे आके अपनी कंट्रीब्यूशन देगा, क्योंकि आप घर से काम करने आए हैं, आपको सैलरी मिलेगी,
आपको कोई ना कोई काम पक्का दिया जाएगा। तो ये रेजिडेंशियल स्कूल में ज़्यादा होता है, कम ये डे स्कूल में भी है। जो केवीएस का भी ज्वाइन करेंगे या कोई केवीएस का बंदा यहाँ मुझे सुन रहा होगा, तो मैं भी सीबीएसई स्कूल में काम कर चुका हूँ, डीपीएस एपीएस। तो वहाँ पे ये चीज़ थी कि मतलब ये नहीं कि आप अगर सिर्फ मैथ पढ़ाने घर से निकले तो मैथ पढ़ा के आपका काम खत्म। आपको बहुत सारी चीज़ों का इंचार्ज बना दिया जाएगा, बहुत सारी चीज़ें और मतलब जो है बर्डन जो है वो इक्वल डिवाइड करने के लिए, स्कूल को इजीली और एफिशिएंटली रन करने के लिए ये चीज़ की जाती है सीबीएसई स्कूल्स में। तो ये दिमाग से बिल्कुल निकाल देना कि मेरा कोई हल्का सब्जेक्ट है। हाँ, रिजल्ट का प्रेशर कम हो सकता है आप पे। अब एक टीजीटी म्यूजिक टीचर है, एक पीजीटी हिंदी टीचर है, या टीजीटी हिंदी टीचर है, या लैंग्वेज टीचर है, थोड़ा सा जो है उन पे रिजल्ट का प्रेशर कम होता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो बच्चे कुछ ना कुछ लिख देते हैं। मैं अपनी बात करूँ मैथ्स में, तो हमारे पूरे इंडिया में जो है सब बच्चों को श्राप मिला हुआ है कि मैथ्स में तुम कभी अच्छे नहीं होंगे। कोई 60 बच्चे अगर कहीं किसी क्लास से उठाओगे आप, 10 बच्चे होते हैं जिनका नेचुरली जो है ना इनबॉर्न जो है मैथ्स अच्छा होता है, बाकी हवा में होते हैं। तो मेरे लिए वो चैलेंजिंग है ना, वो मेरा एक अलग बर्डन है कि मेरे को अपना रिजल्ट अच्छा करना है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट टफ है। सिमिलरली बाकी भी जो टफ सब्जेक्ट होते हैं, तो वो एक आपका एक्स्ट्रा प्रेशर है, ठीक है ना। हाँ, उसको देखते हुए हो सकता है कि आपको कुछ थोड़ा बर्डन कम दिया जाए, क्योंकि आपका ऑलरेडी सब्जेक्ट हैवी है। बट हाँ, जो सब्जेक्ट वाइज पूछ रहे थे, तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कुछ पूछ रहे थे कि अगर, हाँ, एक की क्वेरी थी कि मान लो हमने एकेडमिक और में सब पढ़ा लिया, तो तब भी हमको ट्यूशन पढ़ानी पड़ेगी। ट्यूशन मतलब ये नहीं है कि आपकी चॉइस होगी, आपको पूछा जाएगा भाई हाँ तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, क्या तुम पढ़ाओगे? नहीं, वो सबको बांटा जाएगा, तुमको अटेंड करने आना पड़ेगा क्लास, बच्चे खुद पढ़ेंगे वहाँ पे। अगर आप पढ़ाना चाहते हैं, आपका सब्जेक्ट वो पढ़ रहे हैं, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, आप उनकी हेल्प करें। बट आपको वहाँ पे सुपरविजन के लिए प्रेजेंट रहना होगा, ठीक है ना। वो चाहे नाइट ड्यूटी होती है हमारी, या फिर इवनिंग ड्यूटी होती है, या आफ्टरनून जो भी हमारी क्लासेस रहती है। तो ये डाउट बिल्कुल आपका क्लियर होना चाहिए कि इसका आपके सब्जेक्ट से और आप कितनी स्पीड में अपनी एकेडमिक और में काम खत्म कर रहे हैं उससे कोई बातें करते करते मेरे को खाना भी बनाना है, याद भूल गया था, वरना लेट हो जाएगा। तो यही सब कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखते हुए ये मतलब इसके बारे में प्रेपरेशन करनी है। बट फिर मैं वही कहूँगा यार, ये सब ठीक है, आपके दिमाग में क्वेरीज आना बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि आप इस वक्त इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। बट स्टिल मैं कहूँगा यार, अभी इतना इतना सब घूमने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने एग्ज़ाम पे फोकस करें, टायर 1 वाले एग्ज़ाम पे आप वो क्वालिफाई करेंगे, फिर वो जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे हैं ना, वो आना मतलब जेन्युइन होगा। अभी थोड़ा अभी आप बहुत दूर हैं इस चीज़ से। आपको टायर 1 करना है, टायर 2 करना है, फिर जाके आप ये क्वेरीज लेंगे भाई, हाँ, कि मेरा स्कूल कौन सा होगा, मेरा वर्कलोड क्या होगा, स्कूल का क्या कल्चर है। अभी आप इसमें मत फंसें, अभी सिर्फ आप ये सोचें मुझे क्वालिफाई कैसे करना है, क्योंकि क्वालिफाई करना है, फिर ये चीज़ें वैलिड हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। तो पहले आप प्लीज़ अच्छे से, और कुछ लोगों की ये क्वेरी आई थी कि हमारा टीजीटी का कॉम्बिनेशन बनता है कि नहीं बनता। तो देखो, जब भी आपने ये फॉर्म भरा होगा तो आपको ये पता होगा, और ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपका कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है। तो ये बहुत सारी आपने वीडियोस या बहुत सारे आप अभी इनफैक्ट गूगल पे डाल दें तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा कि आपके ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट्स थे उनके हिसाब से आपका टीजीटी उस सब्जेक्ट में बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है। पीजीटी के लिए तो सब क्लियर होता है कि आपकी मास्टर्स है, तो आपका हो जाएगा। अच्छा, और डाउट्स में अगर मैं बात करूं तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक आ जाऊं, अपने मैथ्स की बात करूं तो जो टीजीटी की तैयारी करेंगे मैथ्स में, और ऑब्वियसली एक और चीज़ मैं कहूँगा, हाँ बिल्कुल आपका टायर 1 ही इस वक्त मेन जो है वो फोकस होना चाहिए। बट ऐसा भी नहीं है कि आप अपना सब्जेक्ट बिल्कुल करें ही ना, ठीक है ना। टायर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग है, ठीक है ना। क्वालिफाइंग मतलब होता है कि आपको बस पास करना है, बस आपको पास करना है। वो पास करके आपकी जॉब जो है वो गारंटेड नहीं होगी, है ना। तो आपकी जॉब जो है वो गारंटेड तब होगी जब आपका सब्जेक्ट आपका अच्छा होगा। कंपटीशन तो तगड़ा उसमें है, वो आपने अपने ही जो सब्जेक्ट के कैंडिडेट होंगे उनके साथ आपने कॉम्पीट करना है, तो इसलिए उसको भी साथ साथ में बढ़ते जाएं। तो मैथ्स के अगर आप पूछें मुझे, टीजीटी के लिए कोई पूछ रहा था, तो एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज़ आ जाते हैं उसमें। मतलब आप मान सकते हैं कि 5 से 6 क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे लिखे होते हैं कि अगर किसी ने एनसीईआरटी पढ़ी हो या जिसने पढ़ाया हो तो उसको तो आंसर भी याद होंगे। अगर 2-3 साल से कोई पढ़ा रहा है तो उसको क्वेश्चन पढ़ते ही उसका आंसर पता होगा। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। ये पीजीटी में भी होता है, कुछ एनसीईआरटी के एज इट इज क्वेश्चन जो है वो पीजीटी में भी आपको देखने को मिल सकते हैं आपके 11th-12th एनसीईआरटी से। तो एनसीईआरटी में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि एनसीईआरटी जब आप पढ़ते हैं ना, तो आपको एक ब्रीफ जो होता है ना ज़्यादा ना कम,
उतना आपको आइडिया हो जाता है कि मुझे किस तरह से तैयारी करनी है। जैसे आप अब एनसीईआरटी पढ़ने का मतलब ये भी है कि जब चैप्टर आप कोई पढ़ते हैं, मान लो कोई पीजीटी की तैयारी कर रहा है और वो रिलेशन फंक्शन चैप्टर पढ़ने लग रहा है, जो आपके 12th का फर्स्ट चैप्टर है, तो थोड़ा सा उसकी ना ब्रीफ, उसको थॉरोली ना स्टडी करो, थॉरल सी रीडिंग करो, जो उसकी चीज़ें लिखी होती है ना आपके एनसीईआरटी में, उसको पढ़ो कि वहाँ पे किस तरह की डेफिनेशंस दी गई हैं। तो वो अच्छे से आप देखोगे ना, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इस चैप्टर में मुझे पढ़ना कितना है। प्लस बाकी सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व तो करने ही पड़ेंगे आपको, ठीक है। जितने भी मिसलेनियस उसकी एक्सरसाइजेज हैं वो सब अच्छे से करो आप, वहाँ से आपको मतलब ठीक ठाक आपकी तैयारी एनसीईआरटी से हो जाती है। बट वही है कि ठीक ठाक का मतलब ये नहीं कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। तो आपको बाकी भी रेफरेंस बुक्स लेनी होंगी, आप कोई कोर्स ले सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। अ, मैंने केवीएस के लिए लिया था। मैं किसी पर्टिकुलर चैनल का नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, क्योंकि फिर लोग बोलते हैं कि शायद आप उनको प्रमोट कर रहे हैं, जो भी है। तो केवीएस के लिए मैंने एक चैनल से जो है वो कोर्स लिया था। अ, कुछ हद तक मेरे लिए वर्क किया था वो। वर्क क्या होता है कि शॉर्ट ट्रिक्स थोड़े से वो मेरे को मतलब उसमें मेरी हेल्प हुई थी। जो चीज़ें उन्होंने पढ़ाई थी मैं वो पढ़ा रहा था स्कूल्स में, तो कोई बड़ा ही एक्स्ट्रॉर्डनरी मेरे को नहीं लगा था, बट हाँ कुछ ट्रिक्स मुझे हेल्पफुल लगी थी। तो आप अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से कोई भी अच्छा सा कोर्स देख लें, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। तो उससे आपको एक बेनिफिट क्या मिलेगा कि आप एक पर्टिकुलर तरीके से ना स्टडी कर पाएंगे। ऐसा क्या होता है कि हम बुक्स सामने रखते हैं और पता नहीं चलता कि कहाँ से शुरू करें। मैं ये चैप्टर कर रहा हूँ, फिर लगता है यार वो चैप्टर छूट गया, ठीक है ना, उसमें ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये पढ़ लेता हूँ। तो आपकी ना वो एक कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि यार ये वाला यूनिट मेरा कंप्लीट हो चुका है कि नहीं हो चुका है, क्योंकि आपने, है ना, हर जगह से कोशिश की होती है पढ़ने की। तो जब आप कोई कोर्स लेते हैं किसी भी मतलब सब्जेक्ट का, तो वो आपको एक प्रॉपर तरीके से पढ़ाते हैं। जैसे मान लो चैप्टर 1 चल रहा है रिलेशन फंक्शन, तो वो कोशिश करेंगे सारा उसमें कवर हो जाए, जो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप अपनी जगह पे वो जो एनसीईआरटी है, जो आपकी रेफरेंस बुक है, वो पढ़ते रहें, ठीक है ना। वो क्या है कि तो वो स्टडी क्या है कि एक ब्रीफ स्टडी हो जाएगी आपकी ना, एक प्रॉपर की पूरी थ्योरी क्या है उस चीज़ की। लेकिन जब आप कोई कोर्स देखते हो तो वहाँ पे वो आपको ट्रिक्स बताते हैं, क्योंकि उन लोगों को एक एक्सपीरियंस होता है उस चीज़ का, वो काफ़ी सालों से ये चीज़ें कर रहे हैं, उनके पास हज़ारों क्वेश्चन पेपर्स होते हैं जो आप, तो एक्चुअल जब आप खुद तैयारी करेंगे तो हो सकता है आप उसमें गुम हो जाएं, लॉस्ट हो जाएं। तो उससे बेटर है कि आप क्या करें, एक एक अच्छा सा कोई कोर्स ले। तो आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं, आपको अपनी स्पीड का पता चलता है, सबसे इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम में। देखो मैथ्स की बात करो, दोनों चीज़ चाहिए आपको, एक्यूरेसी भी चाहिए और स्पीड भी चाहिए। दोनों में से एक में भी लैग करोगे तो आप ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। अगर आपकी स्पीड बड़ी अच्छी है, क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, क्या फ़ायदा है। और आपके क्वेश्चन सही चल रहे हैं लेकिन स्पीड कम है, लास्ट 10-20 क्वेश्चन देख ही नहीं पाए, तो फिर तो आप पहले ही बाहर हो गए ना गेम से। तो इसलिए दोनों चीज़ों को सही करने के लिए आपको मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। मैं कहूँगा अगर आज 14 नवंबर है, तो अगर 1 महीने का भी टाइम मान लें तो आप हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट पक्का दें। इससे आपकी स्पीड बनेगी और आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि अब ये नहीं कि वहाँ पे आप टॉप ही किए जाएं और आप तभी आपको लगेगा कि हाँ सही कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस आप अपने आप को देखो कि मेरा इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आपका मतलब मॉक टेस्ट देना बहुत ये मैं सबको रिकमेंड करूंगा, चाहे आप टीचर भी हैं तब भी आपको एक ऑनलाइन कोर्स ले ले। एक बिल्कुल एक स्ट्रेटेजिक तरीके से आपकी पढ़ाई जो है वो चलती जाएगी, है ना। बट अब वो ज़्यादा एफिशिएंट कौन सा कोर्स होगा इसके बारे में मैं नहीं बोल सकता, वो आप खुद अपने लेवल पे सर्च करें, आसपास पूछ के। मैंने कहाँ से किया था, चलो आपकी हेल्प के लिए बता दूं, मैंने जो है बायजूस से जो है वो कोर्स खरीदा था जब मैं केवीएस की तैयारी करता था। मैंने इमेरस के लिए नहीं करा था। वही बात है कि जब आप केवी के लिए कर रहे हो तो वो आपको हर जगह हेल्प करेगा। तो मेरे लिए मैं उसको अगर रेटिंग करनी है तो 6 आउट ऑफ 10 बोलूँगा। तो अगला मैं कमेंट देखूं तो एक बच्चे का डाउट ये था कि शायद से वो महाराष्ट्र से था कोई, जो कमेंट कर रहा था, और वो कह रहे थे कि 37 स्कूल्स हैं उनके महाराष्ट्र में, तो क्या मुझे जो है वो होम स्टेट मिल सकता है। तो मैंने वहाँ पे भी कमेंट करा है, लेकिन मैं आपको डिटेल में बता दूं कि देखो फिर वही बात है कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी कंफर्म नहीं बोल सकता कोई। पॉसिबिलिटी बहुत हाई है, अगर आप मान लो आपका अच्छे मार्क्स आते हैं और अच्छे रैंक आपका रहता है आपके सब्जेक्ट में, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा प्रेफरेंस तो मेरे ख्याल से देनी देनी चाहिए उनको। 37 स्कूल बहुत स्कूल होते हैं, तो आप मान के चलें कि अगर आपका अच्छा स्कोर होता है तो आपको मिल सकता है, बट उसकी गारंटी कोई नहीं है। हाँ, पहली पोस्टिंग
अगर बाहर मिल जाती है आपको, और 2-3 साल जो भी वहाँ पे काटने के बाद, एक्चुअली यहाँ पे क्या है कि हार्ड स्टेशन अगर मिला है तो 3 साल आपको कंपलसरी काटने होंगे। 2 या 3 साल के बीच में आप पोस्टिंग ले सकते हैं। और अगर आपको इजी स्टेशन मिला हुआ है तो फिर वो डिपेंड करता है यार, कि मतलब वो 7 साल भी हो सकते हैं, वो 4 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं। तो जब आप पहले स्टेशन से पोस्टिंग अपनी लेंगे, वहाँ पे हो सकता है कि आपको मतलब फिर हाई चांसेस है आपके कि आपको अपना महाराष्ट्र मिल जाए। और बड़ी रिसेंटली इन्होंने एक अभी रिसेंटली इन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला था EMRS वालों ने, नेस्ट द्वारा, कि किसी को कभी भी उसकी होम स्टेट नहीं मिलेगी पोस्टिंग में। तो अब ये देखना होगा ये कब तक इसको कैरी ऑन करते हैं, क्योंकि NVS या KVS की बात करें तो ऐसा कोई रूल वहाँ नहीं है। और इस रूल का एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जब आपकी होम स्टेट होती है तो ऑब्वियसली रेजिडेंशियल स्कूल है, तो टीचर का जो है ना कोशिश रहती है कि हर हफ्ते के बाद मैं घर पहुंच जाऊं, तो वो शायद उसको अवॉइड करने के लिए उन्होंने ऐसा करा हो। तो कुछ कह नहीं सकते, बट ये फिलहाल अभी के लिए जो है यहाँ का। अच्छा, उसके बाद एक किसी का कमेंट आया था कि इसका मतलब EMRS में टीचर्स का शोषण हो रहा है। तो यार ऐसा नहीं बोल सकते आप। देखो, एक्सप्लॉयटेशन नहीं बोलूँगा। जब आपको गवर्नमेंट ने 1 लाख देना ना यार, तो फिर यार वो ऐसे तो नहीं होगा ना। अब देखो, आप अपने आसपास देख रहे हो, चीज़ें पहले जैसी नहीं है गवर्नमेंट जॉब में। अगर आपके पेरेंट्स भी गवर्नमेंट जॉब में रहे होंगे, वो आपको बड़ी इजीली इस चीज़ को इस फ़र्क को समझा सकते हैं कि अब गवर्नमेंट जॉब पहले जैसी नहीं है। मतलब हाँ, प्राइवेट जैसा अभी नहीं हुआ है सिस्टम, लेकिन बहुत स्ट्रिक्टनेस चीज़ों में आ चुकी है। मतलब अब वो झक मार के पैसा नहीं मिलेगा, है ना। तो इसलिए ये चीज़ आप नोट रखें। तो शोषण नहीं बोल सकते। अब मैं इस संस्था में हूँ, मैं तो बिल्कुल आपको नहीं कहूँगा कि हाँ भाई मेरा शोषण हो रहा है, तो ऐसा मत। बाकी देखो, ये रेजिडेंशियल स्कूल है तो थोड़े से जो रूल्स रेगुलेशन है ना वो हार्श होते ही होते हैं। जब आप ज्वाइन करेंगे कभी, तो अपॉइंटमेंट लेटर पे सब कुछ लिखा होगा ये किस तरह का स्कूल है और आपको किस तरह से 24/7 जो है वो ड्यूटी पे रहना है। मतलब आप बीइंग टीचर आप सही शायद सोच रहे हैं, बट एक पेरेंट के हिसाब से सोचें, आप पेरेंट के पर्सपेक्टिव सोचें, जिसका बच्चा मतलब 400-500 किलोमीटर दूर किसी स्कूल में उसने उसकी एडमिशन करवाई हुई है, तो वो आपसे क्या क्या डिमांड करेगा, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपको हर वक्त उनके साथ ही रहना है और बिल्कुल पेरेंट बन के रहना है। हर किसी की अपनी अपनी ड्यूटी है। हॉस्टल वार्डन होंगे, ठीक है ना, अपने हाउस मास्टर्स होते हैं, फिर टीचर्स होते हैं। तो सबकी मतलब डिफरेंट डिफरेंट ड्यूटीज़ हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ही उसको पेरेंट वाला टाइम देना है। बट स्टिल रेजिडेंशियल स्कूल में, बोर्डिंग स्कूल में टीचर्स सिर्फ टीचर्स नहीं रह सकते। उनको वो गार्डियन बोले आप, पेरेंट वाला जो काम होता है वो करना पड़ता है। वो बच्चे आपके भरोसे वहाँ पे छोड़े हुए हैं, वो किसी पर्टिकुलर प्रिंसिपल के भरोसे नहीं होंगे ना, वो थ्रू आउट पूरा जो टीम है स्कूल की उनके भरोसे छोड़े हुए हैं। वो वहाँ पे स्टे कर रहे हैं यार, खाना उनका वहाँ पे है, रहना उनका वहाँ पे, तो ऑब्वियसली थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको एक्स्ट्रा मिलेंगी ही मिलेंगी। तो प्लीज़ आप ऐसा ना सोचें कि यहाँ पे शोषण हो रहा है। बाकी देखो, इस वक्त जो हमारे देश की हालत है और नौकरियों की जो हालत है ना, तो बंदा बोलता है मेरा शोषण करके ही कोई मेरे को 20,000 दे दे तो चलेगा, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, एक रिस्पेक्टफुल जॉब है, ठीक है ना। आप ट्राइवल में एक बार आके देखना। पूरे साल अगर मैं बात करूँ, पूरे साल तो 60 छुट्टियाँ इन बच्चों की, 60 हॉलीडेज ओनली। तो बाकी के सारा दिन हम ही इनके लिए सब कुछ है और ये बच्चे ही हमारे लिए सब कुछ है। तो प्लीज़ आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें। तो गाइस, मेरा डिनर जो है वो हो चुका है और फाइनली दिनचर्या जो है अपनी समाप्त होगी। और अब थोड़ा सा टाइम मैं अपना म्यूज़िक पे दूंगा। और वही है कि अपनी हॉबी कभी मत छोड़ें, क्योंकि वही आपको ज़िंदा रखती है। क्योंकि आप सुना था कि एक दिन ना आप नौकरी में खर्च हो जाएंगे, तो ऐसा होता है, आप डेली खर्च हो रहे हैं इसमें। तो आपको अपनी एक्साइटमेंट, अपनी खुशी के लिए कुछ कोई ऐसा शौक आपकी लाइफ में होना चाहिए। तो मेरे लाइफ में फ़िलहाल म्यूज़िक है। मेरा दूसरा चैनल भी है म्यूज़िक का। अगर कोई यहाँ पे ही मेरे को पहली बार सुन रहा है तो वो ज़रूर विज़िट करे, पंकज सरखंडियाज़ म्यूज़िक, ये चैनल का नाम है। आप वहाँ पे देख सकते हैं। मैं अपनी म्यूज़िक वीडियो या जो नॉर्मल ब्लॉग्स होते हैं वहाँ डालता रहता हूँ। तो बात करते हैं कुछ और डाउट्स। एक डाउट मैंने देखा, किसी बच्चे ने कास्ट सर्टिफिकेट को लेके कुछ पूछा था। तो देखो, कोई भी आपके पास कैटेगरी है,
या कोई भी आपको डॉक्यूमेंट जो आपके पास होना चाहिए, जिस दिन आपकी नोटिफिकेशन जो है ईएमआरएस की निकली थी, ये वाली 2025 वाली, उस दिन तक आपके पास जो डॉक्यूमेंट थे ना, वही वैलिड माने जाएंगे। अब क्या होता है, लास्ट टाइम हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। हमारे टाइम पे भी क्या हुआ था कि इसकी जो फॉर्म भरने की जो डेट है वो एक्सटेंड हुई थी। तो लोगों ने फिर लास्ट में प्रोटेस्ट किया था कि जैसे अगर फॉर्म भरने की डेट एक्सटेंड हुई है तो फॉर्म जो अपने डॉक्यूमेंट वैलिडेशन की डेट है उसको भी एक्सटेंड किया जाए। लेकिन नेस्ट ने उसको नहीं माना था। तो जिस दिन आपने इसकी नोटिफिकेशन जब आपकी ऑफिशियल हुई थी ईएमआरएस की साइट पे, तो उस दिन तक आपके पास जो सर्टिफिकेट होगा उसी को मान्यता दी जाएगी। उसके बाद अगर आप बनाते हैं तो उसको मान्यता नहीं दी जाती है। ऐसा अभी तक रहा है। मैंने जो पिछली वीडियो पे जो भी कमेंट्स देखे थे, जो कुछ मुझे याद थे, तो मैंने उनके रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करी है। कोशिश करूँगा कि मैं वीडियोस ये जो हैं कंटिन्यू डालता रहूँ, और जितनी आपकी हेल्प हो जाए उतना मुझे अच्छा लगेगा। और अब मैं अपने जो बाकी कोलीग्स हैं उनका भी टाइम थोड़ा देख रहा हूँ कि जब उनकी अवेलेबिलिटी होगी तो मैं डेफिनेटली उनके भी इंटरव्यूज़ इस चैनल पे लाऊंगा। और उससे आपको काफ़ी जो है ना, एक वर्सटाइल जो होता है ना, पूरी तरह से आपको एक नॉलेज, एक गो थ्रू मिलेगा कि किस तरह से आपको अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैं फिर से नई वीडियो के साथ आऊँगा। कुछ नए आपकी क्वेरीज अगर होती है तो आप प्लीज़ उसको कमेंट्स पे डालें। तो अगर मुझे टाइम मिला मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा, और हफ्ते में 2 या 3 वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। और हाँ, मैं कोई मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए वीडियो नहीं बनाऊंगा। जब तक मेरे पास कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं होती है मैं कभी वीडियो डालता नहीं हूँ। मुझे व्यूज़, चैनल ग्रोथ एंड ऑल ये सब का कोई मतलब शौक नहीं है। आप देख रहे हैं इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरा साथी मेरा वेट कर रहा है पीछे। तो इतना कुछ है करने को अपनी लाइफ में, तो ये फालतू का कि कहीं से कोई अफवाह सुन ली और मैंने आपको वो फैला दिया, ऐसा कुछ कभी मैं करने वाला नहीं हूँ। तो आपको जो भी मेरे चैनल पे देखने को सुनने को मिलेगा वो बिल्कुल अथेंटिक होगा, इसमें आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। तो आज के लिए इतने रखते हैं, तो नई वीडियो में फिर से हाजिर होऊंगा। थैंक यू सो मच।